हाय एवरीवन एंड अब हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है सीएसएस के अंदर क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखने वाले हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे बट उन चीज़ों को रट्टा मारने से या मेमोराइज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तब तक उन चीज़ों का ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और लर्निंग पर हमें ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू मेमोराइजिंग। साथ के साथ फ्लेक्सबॉक्स की पूरी एक चीट शीट आपको दी जाएगी इस चैप्टर के अंदर ताकि आप उसको कभी भी जाकर रेफर कर सकें, क्योंकि सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज को रटने से या याद करने से फायदा नहीं होता बल्कि अंडरस्टैंड करने से फायदा होता है। उसके बाद जब भी हम उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अपने किसी भी वेब पेज वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसको हम कभी भी जाकर सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हैं, पर हमें उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। तो फ्लेक्सबॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स एक्चुअली होता क्या है। सीएसएस के अंदर फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट को ही हम फ्लेक्सबॉक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक तरीका दे रहे हैं। यहाँ पर अभी तक हम अपने एलिमेंट्स को नॉर्मली अरेंज करते आए थे, जैसे हमने डिव बना दिया, डिव के अंदर एक और डिव बना दिया, पैराग्राफ टैग बना दिया, स्पैन बना दिया, तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाते हैं। बट इन एलिमेंट्स को हम पर्टिकुलर वे से मैनिपुलेट या अरेंज भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज और कॉलम्स। यानी हम डिसाइड करते हैं कि अपने आइटम्स को हम रोज की फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं या फिर कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से हमारा लेआउट चेंज होता है और उसकी हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। बेसिकली हमारी स्क्रीन पर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं एक रैंडम विकिपीडिया का अगर पेज खोलूं तो इस पेज के ऊपर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। हम इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर ये मुझे इमेजेस दिख रही हैं, ये मेरा नेविगेशन बार मुझे दिख रहा है, मुझे कोई हेडिंग दिख रही है, मुझे बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है, पिक्चर्स दिख रही हैं, इस तरीके की चीजें। अब इस कंटेंट के अरेंज होने का एक पर्टिकुलर तरीका है, तो फ्लेक्सबॉक्स हमें हेल्प करता है कि अपने कंटेंट को हम किस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर अरेंज करते हैं, उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे इस हेडिंग के ऊपर आपको काफी ये स्पेस दिख रही होगी डिव की फॉर्म में, बट उतनी ही अमाउंट ऑफ स्पेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। नेविगेशन बार के अंदर हमें काफी सारी स्पेस दिख रही है। इसके साथ साथ एक और स्पेशल चीज होती है वेबसाइट्स पर। अब जैसे हम स्क्रीन को जैसे जैसे छोटा करते चले जाएंगे वैसे वैसे इसके लेआउट में कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी। जैसे जैसे ही ये स्क्रीन साइज इतना हुआ वैसे ही क्या हुआ, मेरा नेविगेशन बार हट गया। मतलब ये वाला जो नेविगेशन वाला पार्ट था पूरा ये हट गया एंड इसकी जगह अब मेरे पास ये एक बटन आ गया जिसको क्लिक करने पर पूरे नेविगेशन के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होता है या स्क्रीन साइज बड़ा होता है उस हिसाब से मेरे एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं वेब पेज के ऊपर। अब अगर स्क्रीन साइज को हम और थोड़ा सा छोटा करें तो और क्या चेंज आया, ये जो रीड, व्यू सोर्स, व्यू हिस्ट्री, टूल्स, ये सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे ही थोड़ा सा और मिनिमाइज किया ये ऑप्शन सारे गायब हो जाएंगे एंड टूल्स के अंदर मुझे सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेब पेज का इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना, एंड इसी तरीके से हमारी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का क्या मतलब है कि पहले जमाने में क्या होता था, जब नई नई वेबसाइट्स बनानी स्टार्ट हुई थी तो यूजुअली लोग कंप्यूटर्स के ऊपर सारी की सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते थे। तो एक फिक्स तरीका होता था, फिक्स लेआउट होता था जैसी हमारी वेबसाइट्स दिखती थी। बट उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस आए, हमारे पास आईपैड जैसी चीजें आई, बहुत सारी लार्ज स्क्रीन्स भी अवेलेबल है आज की डेट में, छोटे लैपटॉप स्क्रीन्स भी अवेलेबल है, कंप्यूटर का स्क्रीन साइज अलग होता है। तो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट, वेब पेज खुद को चेंज कर पाए, अपने लेआउट को चेंज कर पाए, इसीलिए हमें फ्लेक्सबॉक्स जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो फ्लेक्सबॉक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव कहने का बेसिक मतलब है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो हमारे छोटे स्क्रीन डिवाइसेस जैसे फोन्स हो गए से लेकर बड़े स्क्रीन डिवाइसेस जैसे लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सब पर अच्छे लेआउट में अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराती है, अच्छे तरीके से उसका यूजर इंटरफेस हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि स्क्रीन साइज चेंज होने के साथ साथ हमारा लेआउट चेंज होता है, इसीलिए उसे हम फ्लेक्सिबल लेआउट कहते हैं, और वहीं से हमारे पास फ्लेक्स बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्सेस हमारे एलिमेंट्स के लेआउट को फ्लेक्सिबल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्स मॉडल। जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज देते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ये एक डिव है और इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज दी। तो इस एलिमेंट का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से चलेगा।
मतलब जो भी मेरा स्क्रीन है, ये मेरा वेब पेज हो गया है, ब्राउजर हो गया, इसके ऊपर अगर मेरा कोई भी डिव है जो डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर इस डिव को फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दी गई हैं तो इसके थ्रू 2 एक्सेस जाएंगे। इनमें से एक एक्सेस को हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे और एक एक्सेस को हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। ये एक्चुअली एक्सेस हमें दिखाई नहीं देते, इनको हमें इमेजिन करना पड़ता है कि मेरे वेब पेज के ऊपर अगर मुझे कोई भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसको मैंने फ्लेक्सिबल बना दिया है, जिसको मैंने फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दे दी हैं, तो हमें खुद से इमेजिन करना पड़ेगा अगर हमने उसे रो की डायरेक्शन में, रो यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी डायरेक्शन में अगर फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दी हैं तो ये उसका मेन एक्सेस हो जाएगा, दूसरा एक्सेस उसका क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी एलिमेंट को कॉलम की डायरेक्शन में फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज दी हैं तो ये एक्सेस उसका मेन एक्सेस हो जाएगा क्योंकि कॉलम इस तरीके से जाता है, एंड ये एक्सेस उसका क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। तो जब भी हम फ्लेक्सबॉक्स की बात करेंगे हम हमेशा एक्सेस की टर्म्स में समझ रहे होंगे। तो फ्लेक्स मॉडल बेसिकली हमें एक्सेस समझाता है कि डायरेक्शन जब भी रो की फॉर्म में हो तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेस है, ये मेरा मेन एक्सेस कहलाएगा, एंड वर्टिकल वाला एक्सेस मेरा क्रॉस एक्सेस कहलाएगा। एक्सेस का मतलब बेसिकली यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम मेन कहेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को हम क्रॉस कहेंगे जब भी हम रो में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे या उनका लेआउट रो की फॉर्म में होगा। अभी ये समझने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा नया लग सकता है। अगर आपका मैथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या मैथ का बैकग्राउंड नहीं है तो उस केस में हमें एक्सेस का कॉन्सेप्ट भी मुश्किल लग सकता है, पर एक बार जैसे ही हम CSS के अंदर फ्लेक्सबॉक्स को यूज करना, उसको कोड करना सीख जाएंगे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को समझना है, एंड एक बार जैसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब एक बार बात करते हैं एक जनरल एग्जाम्पल की। मान लेते हैं मैंने कोई भी कंटेनर बनाया है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इस कंटेनर को अगर हमें फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज देनी है तो इसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे। ये कंटेनर क्या है? ये कंटेनर बेसिकली एक डिव है, और इस डिव के अंदर हमने ऑलरेडी 3 और डिव बनाए हुए हैं। मेरा पहला डिव है, दूसरा डिव है, तीसरा डिव है। तो HTML के अंदर क्या लिखा होगा? HTML के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने फर्स्ट डिव बनाया होगा, इसके अंदर हमने ये अपना एक चाइल्ड डिव बनाया है, ये दूसरा हमने डिव बनाया है, एंड हमने तीसरा डिव बनाया है। तो इस तरीके से डिव्स मेरे अरेंज होंगे। अब डिव मुझे पहले ही पता है कि क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो हर डिव क्या करेगा? हर डिव एक पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है, पूरी मेरे ब्राउजर की विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। बट जैसे ही मैंने इस फ्लेक्स कंटेनर को, कंटेनर यानी जो इन तीनों डिव्स को कंटेन कर रहा है, जो इनका पेरेंट है, जैसे ही हम इस डिव को क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स दे देंगे, वैसे ये क्या बन जाएगा? वैसे ये नॉर्मल कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा, एंड इसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारे मेरे फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। तो जब भी हमें बहुत सारे आइटम्स को फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज देनी होती है तो उसका जो कंटेनर होता है उसको यूजुअली हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। अभी तक हमने अलग अलग टाइप के डिस्प्ले सीखे हैं। हमने ब्लॉक डिस्प्ले सीखा है, हमने इनलाइन डिस्प्ले सीखा है, हमने इनलाइन ब्लॉक के बारे में सीखा है, बट अब हम एक अलग टाइप का डिस्प्ले सीख रहे हैं विच इज माई डिस्प्ले फ्लेक्स। ब्लॉक डिस्प्ले करने से क्या होता था, एलिमेंट पूरा का पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता था, इनलाइन से जितनी उसको जगह चाहिए उतने को ऑक्यूपाई करता था। इनलाइन ब्लॉक से वो क्या करता था, ब्लॉक की सारी उसमें प्रॉपर्टीज रहती थी, बट स्पेस कैसे होती थी, स्पेस इनलाइन के हिसाब से दी जाती थी। अब हम एक नए टाइप का डिस्प्ले सीख रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट को मैंने फ्लेक्स दे दिया तो उसके इंटरनल एलिमेंट्स फ्लेक्स आइटम्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो किस तरीके का लेआउट शो करेंगे, किस तरीके के लेआउट में अरेंज होंगे, उनके बीच में कैसे स्पेस डिफाइंड होगी, वो सारी की सारी चीजें हमारे फ्लेक्सबॉक्स का पार्ट फॉर्म करती हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स सुनकर ज्यादा घबराना नहीं है। बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद एक एलिमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके इनर फ्लेक्स आइटम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम फ्लेक्सबॉक्स के अंदर सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्लेक्सबॉक्स डायरेक्शन के साथ। हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने एक फ्लेक्सबॉक्स प्लेग्राउंड करके चीज बनाई हुई है। HTML के अंदर जाकर हम कोड देखें तो ये मेरा HTML का कोड है, इसके अंदर H1 में फ्लेक्सबॉक्स प्लेग्राउंड हमने लिखा हुआ है। एक आउटर डिव बनाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया है कंटेनर। ये जो आउटर डिव है ये वही है जिसकी हमें बाउंड्री दिख रही है। इस डिव के अंदर हमने 7 एलिमेंट्स को क्रिएट किया है। ये रेनबो के सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे, एंड स्टाइल के अंदर हमने इन सब को रेनबो वाले ही बैकग्राउंड कलर्स दे दिए। अब यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर दीदी आपने मना किया था कि इनलाइन स्टाइल्स तो हम कभी देते ही नहीं, बहुत खराब तरीका होता है कोड करने का। दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट मैंने अपना थोड़ा सा यहाँ पे काम बचाने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर एक एक डिव को ID बनाकर फिर उनको कलर देते तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता। बट प्रैक्टिकल केसेस में आप अपने जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या कंपनीज के अंदर काम करेंगे तो फिर आपको वैसे ही करना है।
यहाँ पर क्योंकि ट्यूटोरियल हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए इनको एक ही साथ हमने कलर दे दिया है, तो वो थोड़ा देखने में आसान लग रहा है। अब जैसे इन सबको बैकग्राउंड कलर दिया गया है, इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आउटर कंटेनर को हमने एक हाइट दे दी है 500 पिक्सल्स, जो इस तरीके से दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इस हाइट को कम भी कर सकते हैं, इसको हम 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, छोटा हो गया मेरा डिव। विड्थ हमने इसको दे रखी है 80%, तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर इसको हमने एज़्योर दिया है, लाइट ब्लूइश कलर। मार्जिन इसको दिए 10 पिक्सल्स ऑटो, तो ये सेंटर हो गया है पूरे के पूरे पेज के ऊपर। एंड साथ के साथ इसको हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दिया है। H1 जो हेडिंग है इसको हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, इसीलिए सारी चीजें मुझे सेंटर में दिखाई दे रही हैं। तो अब हम ये जो मेरे डिव्स हैं इनको भी हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, इनको और थोड़ा सुंदर करने के लिए। तो कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स हैं उन सब को हम कुछ प्रॉपर्टीज देने वाले हैं। पहले तो इनको एक हाइट दे देते हैं, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स हाइट दे दी, तो ये 100 पिक्सल्स के हो गए हैं सारे के सारे। इनको हम चाहें तो एक विड्थ भी दे सकते हैं 300 पिक्सल्स की, सबको विड्थ दे दी, तो अब ये 300 पिक्सल्स के हो गए हैं सारे बॉक्सेस। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज वी चेंज इट टू वाइट। एंड अब ये थोड़े से और क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ येलो में नहीं बाकी सब में दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। कुछ कुछ चीज़ें और कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर सकते हैं इनके लिए, तो टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाएगा। फॉन्ट साइज हम चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज को लेट्स सपोज वी मेक इट 1.5 M। रिफ्रेश, तो थोड़ा सा बड़ा मुझे फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है। अब एक चीज यहाँ पर हो रही है कि अगर मेरा कंटेनर इस साइज का है तो उसके अंदर के ये जो डिव्स हैं ये ओवरफ्लो कर रहे हैं। ओवरफ्लो कहने का मतलब है कि मेरे कंटेनर की आउटर पेरेंट एलिमेंट की जितनी जगह है उससे मेरे सारे के सारे डिव्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो लेआउट है ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। हमें क्या करना है, हमें इस लेआउट को इस तरीके से चेंज करना है कि ये अपने कंटेनर के अंदर समाये रहें, या हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करके किस तरीके से लेआउट पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए हम इस प्लेग्राउंड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो हमने सीखा हुआ है कि कंटेनर को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंटेनर को मुझे फ्लेक्स टाइप का बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसे कर देंगे सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, क्या हुआ, मेरे जो सारे के सारे एलिमेंट्स थे वो अब मेरे पूरे कंटेनर के अंदर फिट इन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि अब मेरे एलिमेंट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एक तरीके से क्या कर रहा है, कंटेन कर देता है, लिमिट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है सारे के सारे एलिमेंट्स को कि उन्हें अब अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर ही रहना पड़ेगा, वो ओवरफ्लो नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है, हमारे जो आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन रो में रहती है। रो में इन द सेंस कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं ये इस डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हमें अपने एलिमेंट्स की डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। एंड अगर हम इसको सिर्फ अभी रो रखें तो रो बाय डिफॉल्ट ही रहती है, रिफ्रेश करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। पर जैसे ही मैं अपनी डायरेक्शन को कॉलम कर दूं वैसे ही क्या होगा, मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स कॉलम की फॉर्म में यानी वर्टिकल फॉर्म में मेरे पास डिस्प्ले होकर आएंगे इस तरीके से। और अभी भी ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कंटेन्ड है मेरे पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर अभी ये कंटेन्ड है। इवन दो हर एलिमेंट को मैंने हाइट असाइन की है 100 पिक्सल्स और मेरे पूरे कंटेनर की हाइट है 300 पिक्सल्स, तो मतलब उसमें 3 ही डिव्स आ सकते थे। बट इसने क्या किया, सारे के सारे डिव्स को इसके अंदर अरेंज किया है। तो इंडिविजुअली डिव को कितनी हाइट मिली है, हर एक डिव को 42.86 पिक्सल्स की हाइट दी है इसने। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है उस केस में जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको जितनी हाइट या विड्थ दी जाती है, डिफॉल्ट केस ये है कि वो हाइट विड्थ इग्नोर हो जाएगी एंड उन सबको कंटेनर के अंदर कंटेन किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन की फ्लेक्स प्रॉपर्टीज क्या सेट की गई हैं। तो यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन से मुझे समझ में आया कि अपने एलिमेंट्स को मुझे हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है तो मुझे रो रखना पड़ेगा, वर्टिकली अरेंज करना है तो मुझे कॉलम रखना पड़ेगा। और यही मतलब होता है फ्लेक्स बॉक्स का कि फ्लेक्स बॉक्स से पता चलता है कि वन डायमेंशन यानी या तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन या फिर वर्टिकल डायमेंशन में हमारे एलिमेंट्स का क्या लेआउट होगा, उनके बीच में स्पेस कितनी रहेगी। जैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन रो कर दूं तो इस तरीके से एलिमेंट्स फिट इन हो जाएंगे। पर इन सब को अगर मैं विड्थ 10 पिक्सल्स दे दूं या फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे देते हैं, 50 पिक्सल्स मैंने दे दी, अगर मैंने रो में अरेंज करने की कोशिश की तो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे और जितनी स्पेस उन्हें चाहिए उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और राइट की जो बाकी स्पेस है वो खाली रह जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर इन सब को विड्थ 500 पिक्सल्स दे दूं तो इसको रिफ्रेश करें तो ये 500 पिक्सल की विड्थ नहीं लेंगे, ये उतनी विड्थ लेंगे जिस विड्थ की हेल्प से ये मेरे कंटेनर के अंदर पूरा फिट इन कर सके। अभी अगर इन्होंने जो टोटल विड्थ ऑक्यूपाई किया इंडिविजुअल आइटम ने उसको देखें तो अभी वो विड्थ अराउंड
127.43 पिक्सल्स के अराउंड इक्वली डिवाइड हुई है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन को एक बार डिटेल में समझते हैं।